हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आपने सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया देन आपके शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक, तो आइए यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिवृत्ति, देखिए हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन, इतिवृत्त और निम्न में से क्या मुगल दरबार को जानने के प्रमुख स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत। तो याद रखिएगा मुगल दरबार को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो क्या है, एक तो है इतिवृत्ति जो कि क्वेश्चन में ही आया है, लेकिन इतिवृत्ति के अलावा जो जानने के प्रमुख स्रोत हैं वह है पांडुलिपियां। तो पांडुलिपियां देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुगल दरबार को जानने के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं क्या है, एक तो आपका इतिवृत्ति हो गया और इतिवृत्ति के अलावा क्या है, पांडुलिपियां हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल कालीन इतिवृत्तियों की भाषा क्या थी। याद रखिए कि मुगल कालीन जो इतिवृत्तियों की जो भाषा थी वह थी फारसी, और फारसी देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुगल कालीन इतिवृत्तियों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रम्ज़नामा, रज़्म जो आया है, रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो याद रखिएगा रम्ज़नामा जो है यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना है कि रम्ज़नामा जो है ये महाभारत का क्या है, फारसी में अनुवाद किया गया है, ठीक, जिसका नाम क्या है, रज़्मनामा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं नामा के रचयिता कौन हैं। तो याद रखिएगा हुमायूं नामा के जो रचयिता है वो है गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हुमायूं नामा के जो रचयिता है कौन है, गुलबदन बेगम हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा का तीसरी जिल्द क्या है। तो याद रखिएगा अकबरनामा की जो तीसरी जिल्द है वह है आईने अकबरी, और आईने अकबरी देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अकबरनामा का जो तीसरी जिल्द है वो आईने अकबरी है। फिर आ जाएंगे देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो याद रखिएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी, इसको जिस भाषा में लिखा था वह भाषा है आपकी तुर्की, और तुर्की देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादशाहनामा किसकी कृति है। तो याद रखिएगा बादशाहनामा जो है ये अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति है, और अब्दुल हमीद लाहौरी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो बादशाहनामा जो है ये किसकी रचना है, ये है अब्दुल हमीद लाहौरी की। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुलिपियों की रचना कहाँ होती थी। तो याद रखिए कि जो पांडुलिपियाँ होती थी इनकी रचना होती थी किताब खाने में, और किताब खाना देखिए किताब खाने की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पांडुलिपियाँ की जो रचना होती थी वो किताब खाने में होती थी। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर का मकबरा स्थित है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है। तो याद रखिएगा बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, और काबुल देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई। तो याद रखिएगा अकबर द्वारा जजिया कर को जो समाप्त कर दिया गया था वो कर दिया गया था 1564 ईस्वी में, और 1564 ईस्वी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाए। आपको याद रहना कि बाबर द्वारा जजिया कर की जो समाप्ति की गई थी वो 1564 ईस्वी में की गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा राजपूत राज्य है जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। तो याद रखिएगा वह राजपूत राज्य जिसने बाबर की संप्रभुता को, उसके जो प्रभाव को पूरी तरह से नकार दिया, उसने बिल्कुल भी उसकी सत्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वह जो था वो था मेवाड़ राज्य, और मेवाड़ देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह राजपूत राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता को बिल्कुल ही नकार दिया, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था, वह था मेवाड़ राज्य। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन
चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यह है अजमेर में, और अजमेर देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप था, जो आत्मनिवेदन का जो उच्चतम रूप था वो क्या था? तो याद रखिएगा आत्मनिवेदन का जो उच्चतम जो रूप था वो था सिजदा, और सिजदा देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा जिस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी वह मुगल शासक था अकबर, और अकबर देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह मुगल शासक जिसके द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी वह अकबर था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? तो याद रखिएगा मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप था वह था केंद्रीकृत, और केंद्रीकृत दिखे है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था वो केंद्रीकृत था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में दीवाने आला का संबंध किस विभाग से था? तो याद रखिएगा मुगल काल में दीवाने आला का जो संबंध था वह था वित्त मंत्री से, और वित्त मंत्री की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखने का मुगल काल में दीवाने आला किसको बोला जाता था? वित्त मंत्री को बोला जाता था। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्व आलेख का रखवाला किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा जो राजस्व आलेख का जो रखवाला होता था उसे कानूनगो कहा जाता था, और कानूनगो दिखे है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखिएगा कि राजस्व आलेख का जो रखवाला होता था उस किसे बोला जाता था? कानूनगो को बोला जाता था। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा अकबर द्वारा जो इबादत खाना की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जेsuit शिष्टमंडल मुगल दरबार में कहाँ आया था? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, प्रथम जेसुइट शिष्टमंडल मुगल दरबार में कहाँ आया था? तो याद रखिएगा प्रथम जो जेसुइट जो शिष्टमंडल जो था वो मुगल दरबार में फतेहपुर सीकरी में आया था। फतेहपुर सीकरी की बात आया है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला की नींव किस मुगल शासक के काल में रखी गई? तो याद रखिएगा मुगल चित्रकला की जो नींव रखी गई थी जिस मुगल शासक के काल में वह था हुमायूं, और हुमायूं की बात देखिए आया है, सॉरी यहाँ हाँ हुमायूं रहेगा, इसलिए हमारा हुमायूं जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुगल चित्रकला की जो नींव रखी गई थी वो हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहराबी शैली का प्रयोग किस स्थापत्य में किया गया? तो याद रखिएगा मेहराबी शैली का जो प्रयोग किया गया वह किया गया बुलंद दरवाजे में, और बुलंद दरवाजे की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मेहराबी शैली का प्रयोग बुलंद दरवाजा की स्थापत्य कला में किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक था, तो कौन था? तो याद रखिएगा मुगल वंश का जो संस्थापक था वह था बाबर, और बाबर देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। फिर देखिए आ जाएंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बाबर का मकबरा, जो बाबर का मकबरा है वो स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है, और ये भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, तो इसको हम काबुल पे टिक कर देंगे। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा के रचयिता हैं, तो कौन है? तो याद रखिए बाबरनामा का रचयिता स्वयं बाबर ही है, और बाबर देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बाबर नामा के रचयिता बाबर खुद है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था बाबर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये भी बाबर पे हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर कहाँ का सिंहासन, अकबर जो है कब सिंहासन पर बैठा था। तो याद रखिएगा, अकबर जो था, जो सिंहासन पर बैठा था, वो बैठा था 1556 ईस्वी में, मतलब 1556 को। और देखिए 1556 ईस्वी की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अकबर जो है वो 1556 पर सिंहासन पर बैठा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा। तो याद रखिए, शाहजहां जो सिंहासन पर बैठा था वो बैठा था 1628 ईस्वी को, और 1628 ईस्वी की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी को, और 1526 ईस्वी की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था। तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध कवि था वह था अब्दुर रहीम, और अब्दुर रहीम की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अकबर के दरबार को जो प्रसिद्ध कवि था वह था अब्दुर रहीम। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में अगाचा, अगाचा से क्या तात्पर्य, मतलब मुगल काल में जो अगाचा शब्द बोला जाता था उसका रिलेशन किस चीज़ से था। तो याद रखिएगा, मुगल काल में अगाचा जो शब्द बोला जाता था ये उपपत्नियों के लिए यूज़ किया जाता था, और उपपत्नियों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुगल काल में अगाचा शब्द का जो तात्पर्य था वो उपपत्नियों से था। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।